हेलो। ऑल राइट एवरीवन। AS7 के बाद आपका जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आप रेवेन्यू कौन कौन सी सोर्सेज से कमाते हो, सेल ऑफ गुड्स से, सेल ऑफ सर्विसेज से, या फिर रॉयल्टी या डिविडेंड इनकम। यह आपके तीन सोर्स होते हैं बिजनेस की इनकम के। तो पॉइंट यह है कि कब आपको अपने रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब एज पर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस AS1 डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स में आपने पढ़ा था कि कब आपको वो डिस्क्लोज करने हैं। तो पॉइंट इज अक्रूअल बेसिस के हिसाब से आपको कब अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है बिजनेस के अंदर, ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताया जाएगा। प्लस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन से नहीं आते, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज नहीं करना है ये भी आपको बताया जाएगा, और रेवेन्यू कब पोस्टपोन किया जा सकता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस भी आपको बताई जाएंगी। सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है, सेल ऑफ सर्विसेज के केस में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, सेल ऑफ गुड्स में स्पेशल केसेस कौन से होते हैं, सेल ऑफ सर्विसेज में स्पेशल केसेस कौन से होते हैं, और उन स्पेशल केसेस में जो भी गुड्स और सर्विसेज की हैं उनके अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है वो आप इस यूनिट के अंदर देखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो शुरू करते हैं AS9। The standard explains when the revenue should be recognized in profit and loss account. It also mentions the circumstances in which revenue recognition can be postponed. तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, P&L में क्रेडिट होगा, और कब उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी कि वो इस पीरियड का रेवेन्यू नहीं होगा, वो फिर अगले साल में ट्रांसफर हो जाएगा, डेफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9। रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, टोटल कैश जो आपके पास आएगा, कहां से, रिसीवेबल आने वाला होगा और अदर कंसिडरेशन कैश के अलावा जो आएगा, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज क्या होती है, मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी ऑर्डिनरी है, टीचिंग, ठीक है। जो सामान बेच रहा है उसके लिए सामान बेचना ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, जो गन्ना उगा रहा है उसके लिए गन्ना उगाना ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। पहला सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टीज। तो ये तीन सोर्स होती हैं आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। पहला सेल ऑफ गुड्स, माल बेच के, दूसरा सर्विस प्रोवाइड करके जैसे हम कर रहे हैं, तीसरा यूज ऑफ एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज, अगर हमने अपनी रिसोर्सेज किसी और को दे दी, हमने अपनी एसेट किसी और को दे दी, हमने अपने राइट्स किसी और को दे दिए, तो वहां से हमें क्या जनरेट होगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रॉयल्टी। ये तीन सोर्स होते हैं आपकी इनकम के। आगे ये था आपका रेवेन्यू। एप्लीकेबिलिटी, AS9 कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेबल जहां पे नहीं है, कहां पे नहीं है, AS9 does not deal with revenue recognition in certain cases, यानी कि कुछ ही फिक्स केसेस हैं जहां पे AS9 एप्लीकेबल नहीं होता। In respect of the most of these cases, separate accounting standards have been issued by ICAI। भाई इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, तो AS9 कैसे लगा दे, इसीलिए AS9 इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कौन कौन से, पहला AS7, ये आप पढ़ चुके हो पिछले सेशन में। AS7 रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, AS7। उसके बाद रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज लीज एग्रीमेंट, AS19। AS19 दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, AS7 आप पढ़ चुके हो। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर सिमिलर सब्सिडियरीज, AS12। सर ये कहां है, ग्रुप 2 में। आगे रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंसेस, इंश्योरेंस कंपनीज अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके लिए इंश्योरेंस का अलग से ही एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसीलिए इसके लिए ये AS9 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनीज पे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, और गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, और आपका लीज एग्रीमेंट्स पे, हायर परचेज लीज एग्रीमेंट्स, क्योंकि इनके लिए अलग से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है और इसके लिए तो पूरा एक्ट है, इसीलिए AS9 इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू पे AS9 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो आप नहीं बता सकते कब रिकॉग्नाइज होगा एज पर AS9। अब आते हैं रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब आप ऑलरेडी सीख चुके हो, फिर से रिपीट करते हैं।
Gross inflow of cash receivable other consideration arising in the course of ordinary activities of the enterprise from the sale of goods, rendering of services and use by other of enterprise resources yielding का मतलब होता है उपज, वहां से क्या आउटपुट निकलेगा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स। देखो जो रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू सिंपली एक चार्ज होता है जो लगाया जाता है हमारे कस्टमर के ऊपर, एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू देम, चार्जेस मेड टू कस्टमर्स फॉर क्लाइंट्स फॉर गुड्स सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू देम, जो भी माल आप अपने कस्टमर को बेच रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उनके ऊपर उसके बदले जो चार्ज लगाया गया है आपको रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एंड बाय द चार्जेस एंड रिवॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय देम, या फिर आपका कस्टमर आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और उन रिसोर्सेज को यूज करके जो आपको चार्जेस मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इन एन एजेंसी रिलेशनशिप, revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, receivables or other consideration। इसका मतलब अगर लाला जी ने एक एजेंट को अपॉइंट किया है और उसको बोला कि बेटा तू माल बेच, अब माल ये वहां से लेके कस्टमर को बेच रहा है, तो इसके पास जो ग्रॉस इनफ्लो आ रहा है वो इसका रेवेन्यू नहीं है, इसका रेवेन्यू वो होगा जो लाला जी इसको ग्रॉस इनफ्लो देने का कमीशन देंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर एजेंसी रिलेशनशिप है, यानी कि एक आपका प्रिंसिपल है और एक एजेंट है, तो जो एजेंट माल बेच रहा है उसके पास जो टोटल पैसा आएगा वो उसका है ही नहीं, उसका माल थोड़ी है। जैसे कंसाइनर कंसाइनी में होता है, कंसाइनी का माल थोड़ी है, तो कंसाइनी को जो टोटल पैसा कस्टमर से मिलेगा वो सारा पैसा वो कंसाइनर को देगा, लेकिन उससे क्या काट लेगा, कमीशन, वो कमीशन उसका रेवेन्यू है। तो एजेंसी रिलेशनशिप में ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रेवेन्यू नहीं होता, कमीशन रेवेन्यू होता है। आगे, फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ AS9 द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू में ये 3 आइटम्स इंक्लूड नहीं होते। पहले तो मैं आपको बता दूं ये 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशंस के अंदर कुछ आइटम्स हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन है रियलाइज्ड गेन्स फ्रॉम, दूसरा अनरियलाइज्ड गेन्स फ्रॉम, तीसरा रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन्स फ्रॉम। हाँ पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सुन तो लो। रियलाइज्ड गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न हो चुका है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं होगा आपके लिए। क्यों, बताता हूं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, बेचने पे प्रॉफिट भी तो होता है, हो गया, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं है। क्या आप फिक्स्ड एसेट रेगुलर बेस पे बेचते हो ना, इसलिए जो फिक्स्ड एसेट डिस्पोज होगी वो रेवेन्यू नहीं होता, भले ही उसका जो गेन है वो आपको रियलाइज हो चुका है। डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। हाँ सर इतना खतरनाक, अरे ओहो सुनते नहीं बात को। डिस्चार्ज का मतलब होता है रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन मतलब होता है आपकी बोरोइंग, लोन। एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट होता है बुक वैल्यू। बात को समझो, किसी पॉलिसी की वजह से या किसी डिस्काउंट की वजह से जो लोन का अमाउंट था, सुन नहीं रहे, जो लोन का अमाउंट था, मान लो 10 लाख चुकाने थे, आपने चुका दिए 9,80,000, आपको 20,000 का क्या हो गया, गेन। ये क्या है, कुछ नहीं, रेवेन्यू नहीं है। सर गेन तो हो गया ना, हाँ तो हो गया ना, आपने लोन चुकाया, लोन एक कैपिटल आइटम होता है, ऑब्लिगेशन एक कैपिटल आइटम होता है, आपने उसकी पेमेंट करी, उसके कैरिंग अमाउंट से कम पेमेंट करी और सामने वाली पार्टी मान गई, तो वो गेन है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू रेगुलर बेस पे अर्न होता है, क्या बार बार गेन होगा, नहीं होगा। सेम डिस्पोजल ऑफ एसेट के केस में था। अनरियलाइज्ड गेन्स फ्रॉम, अब ऐसे गेन जो पैदा ही नहीं हुए, तो क्या बात का रेवेन्यू। पहला, रीस्टेटमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। यार बात को समझो, ये यहीं से निकला है। वो जो ऑब्लिगेशन आपको चुकानी थी, पता लगा कि अब आपको 9,80,000 ही चुकाने हैं, ठीक है, गेन हो गया, लेकिन वो रियलाइज नहीं हुआ। अब चाहे रियलाइज हो चाहे ना हो, ये तो गेन है, लेकिन रेवेन्यू नहीं है। वो जो ऑब्लिगेशन आपको चुकाना है वो कम पे चुकाना है, भले ही कम पे चुकाना है, गेन पैदा हो रहा है, रियलाइज नहीं हुआ अभी तक, फिर भी वो आपका रेवेन्यू नहीं है।
होल्डिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, आपके पास कोई नॉन करेंट एसेट है, उसको बेच के कोई गेन होने वाला है, ये इसका है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट से निकला है। तो अगर उसको बेच के कोई गेन हो सकता है तो भी वो आपका रेवेन्यू नहीं है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स की वैल्यू में चेंज हो जाए, सर ऐसी कौन सी एसेट होती है जिनकी वैल्यू में चेंज होता है? कुछ स्टॉक की वैल्यू ऐसी होती है जो बढ़ जाती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस। अगर नेचुरल इंक्रीज हो रहा है, आपके हर्ब्स बोलते हैं जड़ी बूटियों को, एंड एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में बहुत ही महंगे बिकते हैं, ठीक है, तो उन प्लांट्स की जो कीमत होती है वो फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से आपको गेन होता है। लेकिन पॉइंट इज अभी वो बिका नहीं है। जो करंट एसेट आपके पास है, स्टॉक है, भले ही आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता था लेकिन अभी वो रियलाइज ही नहीं हुआ, अनरियलाइज्ड है। तो खड़े आपका जो करंट एसेट पड़ी हुई है आपके पास, उसका वैल्यू इंक्रीज हो गई। उससे क्या मतलब है? तुम बेचो उसको, तब रेवेन्यू कमाओ, तब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। इसलिए रेवेन्यू के अंदर ये जो अनरियलाइज्ड गेन है आपके करंट एसेट में चेंज आने की वजह से, वो काउंट रेवेन्यू में नहीं होगा। आगे रियलाइज्ड हो अब चाहे अनरियलाइज्ड हो। अब पहला फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आया जिसकी वजह से आपको कम पेमेंट करनी पड़े या फिर आपको प्रॉफिट हो जाए, गेन हो जाए, चाहे वो रियलाइज्ड हो चाहे वो अनरियलाइज्ड हो, वो आपका रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा। वो आपके रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट्स अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऊपर वाला रेट में फ्लक्चुएशन है, नीचे वाला वो बोल रहा है कि जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, उस केस में रेट आने की वजह से जो आप अपनी एसेट्स में एडजस्टमेंट करते हो, जो आप अपनी एसेट्स को ऊपर या नीचे उसकी वैल्यू कर देते हो, उससे जो गेन होगा वो आपको रेवेन्यू में काउंट नहीं करना। सर क्या मतलब? बताता हूं। मान लो आपने 30 जून 2022 को कोई एसेट खरीदी जिसकी पेमेंट आपको अगले साल 30 जून 2023 को करनी है। इससे पहले कयामत की रात होगी, वो कयामत की रात होगी 31 मार्च, जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे। मैं आपको बता दूं, 30 जून को फॉरेन एक्सचेंज का रेट कुछ और होगा, 30 जून 2023 को फॉरेन एक्सचेंज का रेट कुछ और होगा, लेकिन 31 मार्च 2023 को फॉरेन एक्सचेंज का रेट कुछ और होगा। ऐसे में आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो एसेट की वैल्यू है उस फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आने की वजह से वो चेंज हो जाएगी, और उसका जो ऑब्लिगेशन है, जो लायबिलिटी अमाउंट आपको चुकाना है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो जो एडजस्टमेंट आप करोगे, उस एडजस्टमेंट की वजह से जो आपको गेन होगा, जो कि अनरियलाइज्ड गेन है, वो आपको रेवेन्यू में काउंट नहीं करना। सिंपल सी बात है, फालतू में इतना लंबा समझाना पड़ा, बताओ। लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना कि यह है क्या। आगे, कैन इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू? सर इंटर डिविजनल ट्रांसफर क्या होता है? एक बिजनेस में दो डिवीजन है, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, एक्स ने वाई को माल सप्लाई किया, वो रेवेन्यू है? नहीं है। रेवेन्यू का मतलब थर्ड पार्टी को माल बेचो, ऐसे आदमी को माल बेचो जिसको आप नहीं जानते। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है। ऐसे कस्टमर को माल बेचो जो आपका रिश्तेदार ना हो। सर रिश्तेदार को भी तो बेचते हैं, तो उसको तो सेम वैल्यू वसूल कर रहे हो ना कस्टमर वाली। इसका मतलब आपको माल कहां बेचना है? थर्ड पार्टी। नो इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। इसका मतलब द यूज ऑफ द वर्ड एंटरप्राइज इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रेवेन्यू क्लियरली इंप्लाइज दैट, वो बोल रहा है, मैंने आइटम्स को अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आप एक एक लाइन समझ सको। वो कह रहा है एंटरप्राइज वर्ड का मतलब रेवेन्यू की डेफिनेशन में जो है वो क्या है, वो क्लियरली बताता है कि ट्रांसफर विद इन द एंटरप्राइज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज, जो आप एक एंटरप्राइज से दूसरी एंटरप्राइज को ट्रांसफर कर रहे हो, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रेवेन्यू।
वो रेवेन्यू की टर्म को कंप्लीट करने के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपको माल कहां बेचना है? बाहर। इंटर डिविजनल ट्रांसफर में आपका रेवेन्यू काउंट नहीं होगा। Thus, the recognition of interdivisional transfers as sale is an inappropriate accounting treatment. इसका मतलब अगर आपने इंटरडिविजनल ट्रांसफर को रिकॉग्नाइज कर लिया है तो उसका रिकॉग्निशन इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं है, वो रेवेन्यू में काउंट करना ही नहीं था। एंड इज इनकंसिस्टेंट विद AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और वो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रूल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता। दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये था आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफर का ट्रीटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में वो रेवेन्यू के डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब आते हैं टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? यस तो देखते हैं आपका टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ चल क्यों नहीं रहा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। वो बोल रहा है अगर आप सर्विसेज को सेल करते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो जिस टाइम आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो उसी टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सिंपल। हाउएवर एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर पेमेंट की कलेक्शन को लेके कोई भी अनसर्टेनिटी है, कोई भी आपको शक होता है कस्टमर पे कि पैसे लेके भाग जाएगा, नमस्ते, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करना। यानी कि 100% गारंटी होनी चाहिए कि आप जैसे ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस को सेल कर रहे हो, अल्टीमेट कलेक्शन को लेके कोई भी अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, या कोई भी सर्कमस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर पेमेंट लेके भागेगा। तो ऐसे में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? नहीं करेंगे, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जब अल्टीमेट कलेक्शन की जो गारंटी है वो हो जाएगी तब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, भारी भरकम अनसर्टेनिटी है इन अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू की कलेक्शन में, देन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड। तो क्या कर दिया जाएगा? उसको आगे खिसका दिया जाएगा। एंड इन सच केसेस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा उस केस में? ओनली व्हेन इट बिकम्स रीजनेबली सर्टेन, जब बिल्कुल फिक्स हो जाए, निश्चित, दैट अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड, कि आपका कलेक्शन रेवेन्यू का हो जाएगा, उस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। It also applies to the revenue arising out of escalation of price, export incentive, interest, etc. मैं आपको बता दूं, आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता, लेकिन ये जो एक लाइन है वो उसे इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चंस। इस एक लाइन से कितने सारे क्वेश्चंस रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आते हैं। बालक को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, वो पढ़ता नहीं है ना। इट ऑल्सो अप्लाइज टू द रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ एस्केलेशन ऑफ प्राइस। तो क्वेश्चन में आता है कि एक्स लिमिटेड ने इस साल 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ओके, सरकार की पॉलिसी के तहत जो एक्स लिमिटेड माल बेच रहा है उसका प्राइस 15% इंक्रीज हो गया। अब एक्स लिमिटेड कह रहा है कि मुझे ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेवेन्यू काउंट करना है। तो पता लगा जो इन्होंने पूरे साल कस्टमर को माल बेचा था वो 50 करोड़ का ना बेच के 70 करोड़ का बेचना था, यानी कि इनका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता, लेकिन अब तो कम हो गया। तो क्या ये कस्टमर से 20 करोड़ कलेक्ट कर पाएंगे? आप खुद सोचो, आप खुद सोच के बताओ। आपने एक आइटम के 50 रुपए दे दिए,
अब दुकानदार अगले दिन फोन करके कह रहा है भाई साहब 20 रुपए और दे जाओ, वो प्राइस बढ़ गए, आप दोगे? हाँ, तो क्या गारंटी है? अच्छा, उसने 1000 कस्टमर को फोन मिलाया, 1000 में से 5-10 तो दे देंगे। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कस्टमर नहीं देगा, बिल्कुल कुछ कस्टमर दे देंगे जो पुराने हैं, लेकिन मेजॉरिटी कस्टमर्स के केस में अनसर्टेनिटी है कि वो कलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो ऐसे में जब प्राइस एस्केलेशन की बात आती है या एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज होने की बात आती है, तो यार अल्टीमेट कलेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए उस रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए और तब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जब अल्टीमेट कलेक्शन की गारंटी हो जाए। जो वही बात जो सेम ऊपर लिखी थी वही आपको लिखनी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एस्केलेशन ऑफ प्राइस के केस में आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है या नहीं। मैं बता रहा हूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें आपको डिसीजन नहीं लिखना। हाँ, बापू बन जाता बालक। हाँ, मैं बता रहा हूं नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आपको बस ये लिखना है कि अगर अल्टीमेट कलेक्शन की गारंटी है तो होगा, अदरवाइज रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन हो जाएगा, बात खत्म। आपको क्या लिखना है, होगा कि नहीं होगा? कुछ मत लिखो आंसर में यस और नो। आपको बस ये लिखना है कि इस सिचुएशन में होगा, इसमें नहीं होगा, प्रोविजन लिखना है, उसका कंक्लूजन नहीं लिखना। महात्मा बन के बैठते बालक, पता नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ऊपर थी सर्विस की बात, अब आते हैं माल बेचने पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हर बार आया है, हर बार। सर कितनी बार? बहुत बार। 90% केस में ये टपकता है। वो पूछता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉग्नाइज होगा? तो मैं आपको बता दूं, 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो ही सेल ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज होगा, उसका रेवेन्यू। 4 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली, सेलर हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। माल बेच दिया आपने, उसके बदले आपको क्या मिला? एक प्राइस। यानी कि माल ट्रांसफर तो हो गया, उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया आपने, अब सब तुम्हारा। किसका? कस्टमर का। दूसरा, ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड थे, रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? मान लो आपने उसको बर्गर बेचा, बर्गर छोड़ो, कुछ भी माल बेचा, उसमें सोने का सिक्का निकल आया, उसका रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास। अरे माल के अंदर कुछ भी निकले, माल के अंदर कॉकरोच निकल आए, वो भी किसका? कस्टमर का। कॉकरोच भी कस्टमर का, सोने का सिक्का भी कस्टमर का। ठीक है भाई साहब? तो पॉइंट इज, जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड है उस गुड्स से रिलेटेड, वो सारे कस्टमर को ट्रांसफर हो गए। सेलर डज नॉट रिटेन एनी इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑन द ट्रांसफर्ड गुड्स। अब ये पॉइंट को समझो। मान लो सेलर ने डिलीवरी के लिए एक ट्रक भेजा। हाँ सर, कितना अच्छा ट्रक है। हाँ है ही वो तो, पहिए नहीं है इसके, बस लो पहिए बना दी। सेलर ने ट्रक भेजा माल डिलीवर करने के लिए। अब बात को समझो, माल किसने भेजा? सेलर ने। ड्राइवर किसका? सेलर का। जब तक माल बायर की चौखट तक पहुंच नहीं जाता, माल उतर नहीं जाता उसकी चौखट पे, तब तक कंट्रोल किसके हाथ में? सेलर के हाथ में। इसका मतलब अल्टीमेटली जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाते बायर के हाथ में, तब तक कंट्रोल सेलर के हाथ में है और सेलर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता एज पर AS 9। माल जब तक बायर की चौखट पे नहीं पहुंचेगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सर अगर वो ड्राइवर बायर का हो तो हाँ, सेलर की दुकान से निकलते ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर किसका है? बायर का। सर सेलर ने धमकी दे दी तो ओहो, कुछ भी सोचते रहो, अब तो फालतू का दिमाग लगाते हो। देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन। आखिरी, पहली कंडीशन क्या थी? ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, किसके बदले? प्राइस के बदले। दूसरी कंडीशन क्या थी? सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं ओनरशिप से रिलेटेड। तीसरा, सेलर के पास कोई कंट्रोल नहीं है माल का। चौथा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन दैट इज कैश रिसीवेबल। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हर सिचुएशन में। सर कौन सी सिचुएशन में? कुछ भी बेचो, सेल करो गुड्स, सेल करो सर्विस,
दोनों केस में ये पॉइंट तो अप्लाई होता ही है। कौन सा? यानी कि कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कलेक्शन में, अदरवाइज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा आगे के लिए। और जब वो गारंटी हो जाएगी कि हाँ अल्टीमेट कलेक्शन होगा तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। बस ये थे आपके सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की 4 कंडीशन। गले में थोड़ा हेडेक है, माफ करें कृपया करके। इंपॉर्टेंट नोट, देखो कई बार क्या होता है, जो बायर होता है ना, बायर, वो बोलता भैया माल अपने पास ही रख लो, मैं अभी आ रहा हूं 10 मिनट में, हाँ इधर इधर से आ रहा हूं। ऐसे में क्या होता है, गुड्स किसके पास रहते हैं? सेलर के पास। माल बिक चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, कंट्रोल भी बायर के हाथ में है। सर गुड्स तो सेलर के हाथ में, हाँ यही तो डिफरेंस है, कंट्रोल बायर के हाथ में है लेकिन गुड्स सेलर के हाथ में है। तो अगर इफ डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, भाई सेलर तो कह रहा है ले जाओ माल, बायर कह रहा है नहीं नहीं हाँ रख लो, एंड द बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट बिलिंग, बायर ने पैसे कटवा दिए, ओनरशिप भी ले ली, देन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, उसी टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सेलर की क्या गलती, बायर ने वहां माल रखवा दिया, सर माल बर्बाद हो गया तो होने दो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पक्का होगा, क्यों? माल बिक चुका है, सेल हो चुकी है। अगर आप ध्यान से सोचो तो ऊपर वाली चारों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, भले ही बायर ने माल सेलर के पास छोड़ दिया हो। देख लो पहली कंडीशन क्या थी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है और कोई भी कलेक्शन को लेके है ही नहीं क्योंकि बिल कट गया। जब सारी कंडीशन पूरी हो गई तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? अभी। बट द गुड्स मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ सेलर, आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। आखिरी की 2 लाइन का मतलब समझो, बायर की रिक्वेस्ट पे सेलर ने गुड्स अपने पास रखे थे, तो इस केस में क्या होना चाहिए? सेलर के हाथ में गुड्स होने चाहिए प्लस आइडेंटिफाइड होने चाहिए, यानी कि उसका पैकेट तैयार होना चाहिए, माल जो भी आइडेंटिफाई हो चुकी है, और रेडी फॉर डिलीवरी होना चाहिए एकदम। तो ये था आपका, अगर बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले हो रही है तो रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन स्पेशल केसेस ऑफ सेल। अगर आप इन स्पेशल केसेस में माल बेचते हो या कुछ और बेचते हो तो उस केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? तो पहला स्पेशल केस देखते हैं क्या है। पहला स्पेशल केस, इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। सर इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन क्या होता है? बताता हूं। आपके घर पे टाटा स्काई लगाने वाला आया, टाटा स्काई छोड़ो अब तो कुछ भी पता नहीं क्या क्या लगता है, अब तो बहुत कुछ लगता है। आपके घर पे जियो फाई लगाने वाला आया, जियो फाई लगाने के लिए उसने आपसे पूछा बताओ राउटर कहां पे फिट करूं। आपने उसको जगह बताई, उसने कहा यहां नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। ऐसे कैसे? हाँ जी दोस्तों, तो कपड़े बदल के मैं आ चुका हूं। कपड़े बदलने के लिए माफी, वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी लाइट भागने के कारण। तो यहां पे हम कर रहे थे रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन स्पेशल केसेस ऑफ सेल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब माल बिकता है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। ऐसा ही नहीं होता कि हर बार माल की डिलीवरी देने सेलर जा रहा है, ट्रक भेज रहा है या फिर कस्टमर उसके पास खुद आ रहा है। इसमें कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। तो रेवेन्यू को अब रिकॉग्नाइज करना है इन स्पेशल केसेस में। तो पहला केस है आपका इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? मैं आपको टाटा स्काई का एग्जांपल दे रहा था। मान लो आपने घर पे एक डिश लगवाने के लिए एक पार्टी को बुलाया, टाटा स्काई समझ लो। उस टाटा स्काई को लगाने के लिए वो, या फिर आपने वाईफाई लगवाने के लिए घर पे कोई बंदा बुलाया, तो वाईफाई का जो राउटर होता है, वो राउटर एक जगह फिक्स हो जाता है क्योंकि उसका कनेक्शन होता है, तार होती है। तो वो राउटर आपको एक जगह लगवाना पड़ेगा। जिस जगह राउटर लगेगा वहीं से उसका बटन चालू होगा और फिर वाईफाई का जो नेटवर्क है वो कुछ मीटर तक जाएगा आपके घर में। पॉइंट इज, उस राउटर को इंस्टॉल कराना पड़ता है। मत कराओ इंस्टॉल, वो कि तुम सर पर रख के घूमोगे, घूम ही नहीं सकते। इसका मतलब
वो इंस्टॉलेशन भी आप ही की मर्जी से होगी। किसकी? कस्टमर की मर्जी से। अगर सेलर कह दे या फिर डिलीवरी वाला कह दे या इंस्टॉल करने वाला कह दे मैं तो ऐसी जगह लगाऊंगा तुम छू भी ना पाओ, जिसे छू ही ना पाएंगे उसका बटन कैसे ऑन करेंगे? अरे बात को समझो। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो वो रिसीव करेगा आपसे, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? हाँ, तुम कस्टमर सेटिस्फाई मत करो तो पेमेंट कैसे करेगा वो इंस्टॉलेशन की? इसका मतलब कोई भी सामान जिसका इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया जाता है वो तभी रिकॉग्नाइज होगा उसका रेवेन्यू जब वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बाद आपको रेवेन्यू देगा। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू should be recognized when goods are installed at the buyer's place to his satisfaction। उस बायर सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड इंस्पेक्टेड, बायर देख भी ले, हाँ ठीक है। एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर, चलो मान लिया। इसका मतलब बायर सेटिस्फाई है, उसने इंस्पेक्शन कर लिया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब सही है बिल्कुल मामला, तब आप अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। दूसरा, सेल ऑन अप्रूवल। मान लो आप एक मोहतरमा हो, वैसे तो लड़के भी देख रहे होंगे वीडियो। मान लो किसी मोहतरमा ने साड़ी की दुकान से, जानने वाले थे भैया, हाँ भैया भैया करके साड़ी खरीद ली 5, और 5 साड़ी की पेमेंट नहीं करी। हो बताओ पेमेंट नहीं करी, कितनी बुरी लड़की। अरे सुन तो लो, भैया थे ना जानने वाले, पड़ोसी थे, उसको बोला मैं पहले 5 साड़ी पहन के देखूंगी, 5 साड़ी पहन के देखूंगी और 1 हफ्ते तक पहन के देखूंगी, घिस दूंगी पूरी, तब बताऊंगी खरीदनी है कि नहीं। हाँ बताओ, ऐसे भी कोई सेल होती है? इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जब दुकानदार कह दे मोहतरमा आप साड़ी ले जाओ, पहन के देखो, 1 हफ्ते तक बता देना लेनी है कि नहीं लेनी है और कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है। 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते तक अगर वो मोहतरमा नहीं बताएंगी, वो सारी साड़ियां सोल्ड मान ली जाएंगी। सर अगर वो 8वें दिन प्रकट हो जाए तो? कुछ नहीं, 1 हफ्ते का टाइम मिला था मोहतरमा को। अब तो चाहे वही साड़ी पहन के आए, चाहे साड़ी बैग में रख के लेके आए, साड़ी बिकी हुई मानी जाएंगी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन 7 दिन से पहले आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द बायर कंफर्म्स हिज डिजायर टू बाय। मोहतरमा ने फोन कर दिया, भैया साड़ी जबरदस्त, 5 साड़ी मेरी, हाँ अब सेल होगी। या फिर और आफ्टर द रीजनेबल पीरियड हैज एक्सपायर्ड, उसने 7 दिन का टाइम दिया था तो वो पीरियड एक्सपायर हो गया, तभी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। आगे, वारंटी सेल्स। दोस्तों वारंटी के केस में क्या होता है, जब माल बिकता है तो आप सामने वाली पार्टी को एक वारंटी देते हो कि अगर 5-6 महीने तक अगर आपके फोन का चार्जर खराब हुआ तो हम उसको ठीक कर देंगे। सर रिप्लेस नहीं करेंगे, उसे गारंटी कहते हैं। ये वारंटी है। गारंटी और वारंटी में डिफरेंस होता है। अच्छा गारंटी तो मैंने बताया नहीं, तो कोई नहीं, वारंटी सुन लो पहले। अब मैंने गारंटी भूल गया था, बताओ ऊपर। वारंटी का मतलब अगर किसी ड्यूरेशन तक आपका सामान खराब होता है तो उसको ठीक करने की वारंटी दुकानदार देता है। ऐसे में क्या होता है कि जब आपने वारंटी दे रखी है तो आपका कुछ खर्चा होगा बेचने के बाद, तो आफ्टर सेल्स का जो एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए आपको पहले से प्रोविजन बना के रखना पड़ता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कस्टमर टपक जाए, ओ बताओ तुम्हारे माल में कॉकरोच। ठीक है, इसका मतलब रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। मैं कह रहा हूं माल बेचते ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन बट प्रोविजन शुड बी मेड टू कवर द अनएक्सपायर्ड वारंटी। 6 महीने बाकी है ना अभी, तो 6 महीने में कोई भी खर्चा पैदा हो सकता है कस्टमर वापस आने की वजह से। अब आते हैं गारंटीड सेल्स पे। गारंटीड बहुत खतरनाक है भाई साहब। गारंटी में तो आपको माल ही दूसरा रिप्लेस करके देना पड़ेगा। इसका मतलब रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर द सब्सटेंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल और आफ्टर द रीजनेबल पीरियड हैज एक्सपायर्ड। वो कह रहा है या तो एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से होगा, या फिर वो रीजनेबल पीरियड एक्सपायर हो चुका है तभी रिकॉग्नाइज होगा। इसका मतलब अगर आपने मान लो 40,000 का कोई फोन लिया और आपको जो उसकी गारंटी मिली है वो कह रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर फोन खराब हुआ दूसरा फोन दे दिया जाएगा। मुझे बताओ दुकानदार रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? 30 दिन के बाद।
क्योंकि 30 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो फोन वापस देने आ गया तो कहीं बात का रेवेन्यू पूरा ही लॉस हो जाएगा। इसलिए जब वो रीजनेबल पीरियड एक्सपायर हो जाए तो ही गारंटीड सेल्स में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये था आपका गारंटीड सेल्स का स्पेशल केस। अगला हमारा प्यारा, सबका प्यारा कंसाइनमेंट। मुझे बताओ, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को माल बेचता है तब कंसाइनर बल्ले बल्ले करता है। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को माल बेचेगा। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट्स। भाई साहब, मान लो आपने एक दर्जी को ऑर्डर दिया, मुझे इस डिजाइन के 100 मास्क चाहिए, बताओ कब बना के दोगे? उसने बोला 12 तारीख को ले लेना, 12 अप्रैल को। अब जब 12 अप्रैल से पहले उसका माल डिलीवरी के लिए रेडी ना हो जाए तब तक वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सर पेमेंट तो मिल गई, मिलने दो। अगर तुमने माल नहीं बनाया फिर क्या होगा? पेमेंट वापस नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। इसका मतलब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब गुड्स डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएं, स्पेशल ऑर्डर के केस में। रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड। आपको पता लग गया आपको क्या बनाना है या प्रिपेयर करना है, क्या बेचना है, एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो स्पेशल ऑर्डर और शिपमेंट के केस में गुड्स रेडी होने चाहिए डिलीवरी के लिए और आइडेंटिफाइड होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा माल आपको बेचना है। उसी टाइम आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, उससे पहले नहीं। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन। देखो, पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपके घर पे अगर अखबार आता है, न्यूज़पेपर, हाँ, तो न्यूज़पेपर में एक मैगजीन आती है, ठीक है, और कुछ न्यूज़पेपर में एक फेमस मैगजीन आती है, सहेली। हाँ, लड़कियों की मैगजीन होती है, औरतों की, उसमें वही खाने पाने का आइटम होता है और कुछ बातें लिखी होती है अजीब अजीब सी, जो मुझे समझ में नहीं आती। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो पब्लिकेशन की मैगजीन है जिसके लिए आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ उसकी कॉस्ट जुड़ के आती है, किसी महीने में जोड़ देते हैं वो, तो पॉइंट इज, अगर उस मैगजीन की कॉस्ट एक ही है हर पूरे साल, तो उसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर सकते हो। एसएलएम मेथड। मान लो 12 मैगजीन है महीने में और मान लो 1200 की मैगजीन है, तो स्ट्रेट लाइन डिवाइड बाय 12 कर दो, सीधा 100 रुपए हर महीने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, सिंपल। लेकिन अगर मैगजीन की कॉस्ट वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो जैसे ही वो मैगजीन बिकेगी, मान लो 120 रुपए की मैगजीन इस महीने आई, तो इस महीने 120 रिकॉग्नाइज कर लो। 140 की मैगजीन अगले महीने बेची तो 140 रिकॉग्नाइज कर लो। अगले महीने वो 90 रुपए की 90 रिकॉग्नाइज कर लो। तो जैसे जैसे सेल होगी वैसे वैसे मैगजीन की कॉस्ट, मैगजीन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता रहेगा। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा है। When items delivered vary in the value from period to period, आइटम की वैल्यू अलग अलग है, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ दोज आइटम्स डिलीवर्ड। तो जो भी उनकी सेल वैल्यू है उन्हीं डिलीवरी की सेल्स वैल्यू के हिसाब से आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। When items delivered do not vary in the value from period to period, the revenue should be recognized on straight line basis over time. तो अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो आपको स्ट्रेट लाइन सीधा डिवाइड कर दो एक बारी 12 से, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप उसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स, वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट सेल के केस में रेवेन्यू ऑफ सेल्स प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो एक फाइनेंस कॉस्ट होता है, तो आप जो माल बेच रहे हो उसकी खाली सेल्स वैल्यू काउंट होगी इंटरेस्ट हटा के, वही आपकी सेल्स वैल्यू है। क्योंकि इंटरेस्ट का चार्ज एक सर्विस चार्ज होता है, वो माल की सेल वैल्यू नहीं है, वो सर्विस चार्ज है जो आप कस्टमर को दे रहे हो सर्विस इंटरेस्ट की। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ सेल।
इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज प्रोपोर्शनेटली ऑन द अनपेड बैलेंस। तो वो कह रहा है अगर आपको इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना है तो इंटरेस्ट जितना अनपेड बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके बेस पे वो रिकॉग्नाइज होगा। ये था आपका स्पेशल केसेस ऑफ सेल। अब आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्विस का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जैसे ही सर्विस परफॉर्म होगी। जैसे ही पूरा मैराथन आपको मिल जाएगा एक साथ एक फोल्डर में, बस मेरी सर्विस परफॉर्म्ड, मेरा रेवेन्यू हो गया। द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। इसमें दो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। पहला, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। सर कौन सा मेथड कारगर है? नीचे वाला। वैसे तो पहले वाला भी है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा कारगर है। क्यों, बताता हूं। यहां पे रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब सर्विस या तो कंप्लीट होने वाली होगी, अबाउट टू बी कंप्लीटेड, या फिर नो एंड नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट अबाउट द कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सर्विस चार्ज। एक तो सर्विस कंप्लीट होने वाली है और प्लस उसकी जो पेमेंट का कलेक्शन है उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी कि कोई डर नहीं है, आपको पक्का पेमेंट मिल जाएगी कस्टमर से, तभी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड का मतलब होता है आपको सारा रेवेन्यू एक साथ रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि नंबर ऑफ एक्ट्स के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पर क्लास का चार्ज कर रहा हूं तो हर क्लास का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि नंबर ऑफ एक्ट्स और अदर सुटेबल बेसिस। तो ये था आपका सर्विस का रेवेन्यू। अब आते हैं स्पेशल सर्विसेज पे। ऊपर हमने स्पेशल सेल ऑफ गुड्स के केसेस देखे थे, अब हम देखेंगे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइडिंग के केस में अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। सबसे पहला, इंस्टॉलेशन फीस। माल इंस्टॉल करने की जो फीस लगती है, यानी कि वो एक सर्विस चार्ज होता है, तो उस केस में जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए और बायर उसको एक्सेप्ट कर ले, क्लाइंट एक्सेप्ट कर ले, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन। मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजिंग के केस में आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अप्रोच किया, अखबार वालों को, और बोला मेरा एड न्यूज़पेपर में छापो, तो जैसे ही एड न्यूज़पेपर में आएगा, आहा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा न्यूज़पेपर एजेंसी का। आपका थोड़ी, आपका तो खर्चा हुआ है। हाँ, तो न्यूज़पेपर एजेंसी का जो रेवेन्यू होगा वो कब रिकॉग्नाइज होगा, जब वो एड न्यूज में लगा देगी। एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस कमीशन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक। जब पब्लिक के सामने आएगा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, आगे फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है? लोन प्रोवाइड करने की जो सर्विस होती है उसको फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। तो वो कह रहा है फाइनेंशियल सर्विस के केस में अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसमें एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, उस डॉक्यूमेंट साइन करने के साथ साथ एक प्रोसेसिंग फीस आपसे वसूल की जाती है, प्रोसेसिंग फीस। तो उस फीस को कमीशन कहते हैं। प्रोसेसिंग फीस जनरली कमीशन इज चार्ज फॉर अरेंजिंग और ग्रांटिंग लोन एंड अदर फैसिलिटीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ लोन इज सैंक्शनड एंड एक्सेप्टेड बाय द बोरोवर। यानी कि जब आप उस डॉक्यूमेंट के नीचे साइन कर देते हो, आहा, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लो मेरा पैन कार्ड, लो मेरा आधार कार्ड, एक्सेप्टेड, टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके, डन, लोन भी सैंक्शन हो गया बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से लोन एग्री हो चुका है कि हाँ आपको लोन मिल जाएगा, और आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, यस आई एम रेडी फॉर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उस केस में जो बैंक है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, किसका? इंटरेस्ट का और कमीशन का। आगे एडमिशन फीस। यहां पे एडमिशन फीस का मतलब कॉलेज के एडमिशन से नहीं है, यहां पे एडमिशन फीस का मतलब है शादियों के सीजन में आपने देखा होगा बैंक्वेट हॉल फुल रहते हैं, तो उसकी एडमिशन फीस लगती है, यानी कि बैंक्वेट हॉल बुक कराने की फीस। तो कोई भी हॉल आप बुक कराते हो, कोई भी पार्टी हॉल बुक कराते हो, कोई भी बैंक्वेट हॉल बुक कराते हो, तो उस केस में चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई और परफॉर्मेंस हो, डांस परफॉर्मेंस हो, या फिर आप मान लो बादशाह का सॉन्ग देखने के लिए आप चले गए किसी कॉन्सर्ट में, तो उसकी जो टिकट की फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो सामने वाली पार्टी के लिए वो क्या है? रेवेन्यू। तो क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, बैंक्वेट्स एंड अदर स्पेशल इवेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। जब बादशाह अपनी रैप गा देगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा।
ठीक है। आगे ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस तब कैसे रिकॉग्नाइज होती है? आपकी ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे लेक्चर दे दिए जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा। एंट्रेंस एंड मेंबरशिप फीस। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होती, क्योंकि एंट्रेंस फीस एक ही बार दी जाती है, इसलिए वो कैपिटलाइज हो जाती है, यानी कि वो कैपिटल आइटम है। लेकिन मेंबरशिप फीस हर महीने या फिर हर साल पे की जाती है, तो उसको एक सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस पे टाइमिंग और नेचर के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाता है। सर क्या बोल दिया आपने? अरे सिंपल सी बात है ना, अगर एनुअल फीस है तो साल में एक बार रिकॉग्नाइज करो, मंथली है तो मंथली करो, सिंपल, इसमें क्या है। अब स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। स्पेशल ट्रीटमेंट, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट वो टाइम के प्रोपोर्शन बेसिस पे रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। टाइम प्रोपोर्शन का मतलब, अगर आप इंटरेस्ट एनुअल रिसीव कर रहे हो तब भी वो मंथली रिकॉग्नाइज होगा। कैसे? 12 से डिवाइड करके, या फिर रैशनल बेसिस पे उसके वेटेड एवरेज के हिसाब से। रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टीज। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? आपने अपनी एसेट या फिर आपने अपने राइट्स सामने वाली पार्टी को दे दिए, वो आपके राइट्स का इस्तेमाल कर रही है, पैसे कमा रही है, साथ में आपको कुछ कमीशन दे रही है, उस कमीशन को रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी की इनकम कैसे होगी? एग्रीमेंट के बेस पे, प्रोडक्शन बेस पे हो सकती है या फिर सेल्स बेस पे हो सकती है। रॉयल्टी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड, ये पॉइंट बहुत खतरनाक है भाई साहब, क्वेश्चन आएगा इसका, मैं बता रहा हूं आपको। डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज होगा? जब कंपनी डिक्लेयर कर देगी। सर अगर डिविडेंड डिक्लेयर बाद में पहले रिसीव हो गया तो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका आंसर तब भी चेंज नहीं होगा। क्या रहेगा? गलत। गलत रिकॉग्नाइज कर दिया। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना होता है? जब कंपनी डिक्लेयर कर देगी डिविडेंड, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आगे डिस्क्लोजर। व्हेन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड, जब रेवेन्यू किसी कारण से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता तो आप उसको पोस्टपोन कर देते हो। डिस्क्लोजर ऑफ सर्कमस्टेंसेस नेसेसिटेटिंग द पोस्टपोनमेंट शुड बी मेड। वो कह रहा है आपको वो परिस्थितियां बतानी है, सर्कमस्टेंस बताने हैं जिसकी वजह से पोस्टपोनमेंट किया गया है, यानी कि आपको रीजन देना है पोस्टपोन क्यों हुआ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये था आपका AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट में क्वेश्चन आता है, वो पॉइंट कौन सा था जो भी था, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा था। ये देखो, वो कह रहा है सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है। तो बस 4 कंडीशन लगा देनी है आपको। 4 कंडीशन कौन कौन सी? एक तो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कंसिडरेशन के लिए, दूसरा सारे रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गए ओनरशिप के, और उसमें कोई भी सिचुएशन में, यानी कि जो भी रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए, गारंटी है कि पेमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तो आपका सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज्ड, एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपए रिकॉग्नाइज कर लिए हैं एक्रूअल बेसिस पे डिविडेंड से, म्यूचुअल फंड की यूनिट से उसको डिविडेंड मिला ऑफ द फेस वैल्यू 50 लाख हेल्ड बाय इट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 13। द डिविडेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड वर डिक्लेयर्ड एट द रेट 20% ऑन 15 जुलाई 2013। मैंने आपको क्या बताया था? डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज होगा? जब कंपनी डिक्लेयर करेगी। ये देखो, वो कह रहा है उसने 10 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। कब रिकॉग्नाइज कर लिया? 31 मार्च 13 को। कंपनी ने डिक्लेयर कब किया? 15 जुलाई 2013 बाद में। तो सही किया क्या इसने? गलत। आंसर एज पर AS9 डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L until a right to receive the payment is established। क्योंकि जब तक डिक्लेरेशन नहीं होगा कंपनी की तरफ से तो राइट टू रिसीव द पेमेंट अराइज नहीं होगा। In the present case, dividend was proposed on 10th April, but the scheme was declared on 15 July। Declare 15 जुलाई को हुई है। It is quite clear that right to receive payment is established on 15 July। तो इसीलिए income from dividend on units of mutual fund must be recognized for the year ended 31 मार्च 14। यानी कि जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो 31 मार्च 14 वाले साल के लिए किया जाएगा। It may be mentioned here that the recognition of 10 लाख under accrual basis in the 12-13 is not as per AS9। वो कह रहा है कंपनी ने जो कांड कर दिया 10 लाख दिखाने का,
गलत कर दिया, ये एज पर AS9 है ही नहीं। तो ये था आपका AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको नीचे दिए हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है रूल्स के अकॉर्डिंग। आपने रूल पढ़ रखे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल देख के ही समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। फ्री फंड के 4 से 6 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। तो ये था आपका AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हाँ जी दोस्तों, तो अगली यूनिट है आपका स्टडी नोट 2, और स्टडी नोट 2 के अंदर पहला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है, क्योंकि इसमें केसेस बहुत सारे हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत करते हैं। पहला कंटेंट, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या होगा देखते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सेल परचेज, बिल लिखना, बिल एक्सेप्ट करना, ठीक है। और डिसऑनर ऑफ बिल, अगर सामने वाली पार्टी पेमेंट ना करे तो क्या होगा। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, यानी कि जो क्रेडिटर है, यानी कि जो ड्रॉई है, वो खुद ही मान ले कि भाई तेरी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, अब बिल को रिन्यू करना पड़ेगा, बस वो मत लगाइए नोटिंग चार्ज। ओके। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ड्रॉई कह रहा है सुन पहले ही पेमेंट ले ले, 2 महीने बाद पता नहीं मेरे पैसे हो कि ना हो, तो बिल रिटायर हो जाएगा जल्दी। अकोमोडेशन बिल्स, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, दिवालिया निकल गया सामने वाले का, यानी कि सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई। अब देखते हैं सारे केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ड्रॉअर। ड्रॉअर का मतलब क्या होता है, हु ड्रॉज द बिल, यानी कि जो बिल लिखता है सामने वाली पार्टी पे, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्रेडिटर भी कहते हैं, उधार देने वाला। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल अगेंस्ट अनदर पर्सन कॉल्ड ड्रॉई। बेसिकली ड्रॉअर इज द क्रेडिटर हु हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और हु हैज गिवन क्रेडिट, यानी कि ये वो आदमी है जिसने या तो माल बेचा उधार या फिर उधार दिया है, इसको बोलते हैं ड्रॉअर। ये बिल लिखता है। ड्रॉई, ड्रॉई वो आदमी है या औरत है, जो भी है, जो बिल को एक्सेप्ट करती है या करता है, ठीक है। अ पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल लिखा गया है। ऊपर लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसको बिठा दो उसके ऊपर बैठ जाओ। इसका मतलब ये होता है कि बिल उसके ऊपर लिखा गया, उसके अगेंस्ट में लिखा गया है, यानी कि ही और शी इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। बिल को एक्सेप्ट करने वाला इंसान है वो। बेसिकली ड्रॉ इज द डेटर हु विल मेक पेमेंट टू द ड्रॉअर, जो फ्यूचर में ड्रॉअर यानी कि क्रेडिटर को अपने पेमेंट करेगा। आगे पेई, तीसरी टर्म है आपकी पेई। पेई वो आदमी होता है जिसको पेमेंट मिलती है। अ पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ द बिल इज ऑन द ड्यू डेट फ्रॉम द ड्रॉई। ड्रॉई से जिसको पेमेंट मिलेगी ड्यू डेट पे, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड पेई। पेई का मतलब, अगर ड्रॉअर ने कह दिया तू ले लियो भाई एक्स, ठीक है, वाई को माल बेचा था ना, तो वाई अब एक्स को पेमेंट करेगा। पॉइंट इज पेई और ड्रॉअर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। पेई कैन बी ड्रॉअर, बैंक और एंडोर्सी। पेई कौन हो सकता है, जिसने बिल लिखा, ड्रॉअर खुद पेमेंट रिसीव करेगा, या फिर वो बैंक से डिस्काउंट करा लेगा बिल, तो उस केस में बिल की पेमेंट कौन रिसीव करेगा, बैंक। या फिर वो बिल अपना एंडोर्स कर देगा दूसरे क्रेडिटर को, जिसको हम बोलेंगे एंडोर्सी, तो उसके केस में एंडोर्सी बिल की पेमेंट रिसीव करेगा। ये थे आपके तीनों केस पेई के। अगली टर्म इंपॉर्टेंट, एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन होता है, एंडोर्सी वो आदमी होता है जिसको बिल ट्रांसफर कर दिया गया है ड्रॉअर की तरफ से। अ पर्सन इन हुज फेवर द बिल हैज बीन एंडोर्स्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंडोर्सर, ड्रॉअर। ड्रॉअर को एंडोर्सर भी कहते हैं क्योंकि ये बिल को एंडोर्स करता है। सर एंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफर मारना, बात खत्म, फालतू कुछ सीखना ही नहीं है ना। हाँ, अगला बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और इसके फीचर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, समझौते वाला इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉन बाय अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन मतलब होना चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं है जादू सड़ी घुमा के तुम कुछ भी पैदा कर दो शाकला का बुम बुम की तरह। हाँ, ड्रॉन ऑन सर्टेन पर्सन। ड्रॉन ऑन सर्टेन पर्सन का मतलब सामने वाली पार्टी भी तो सर्टेन होनी चाहिए, यानी कि वो भी जिंदा होना चाहिए, कब्रिस्तान से मुर्दा मत उठा के ले आना। आगे कंटेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कितने का बिल उतने का, ऐसा नहीं होता, बिल का अमाउंट उस पर फिक्स होना चाहिए, उतना इतना कुछ नहीं होता। एंड अ सर्टेन डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट कब दोगे, उसी दिन, किसी दिन पता ही नहीं, लिखो डेट की पेमेंट, क्या बोल दिया, पेमेंट की डेट, सॉरी। आगे ये है इसके फीचर्स। डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट का मतलब ड्यू डेट ऑफ द बिल, इसको मैच्योरिटी की डेट भी कहते हैं। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है,
डेट ऑफ मेच्योरिटी कैलकुलेटेड बाय एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस, 3 दिन मोहलत के आपको देने पड़ेंगे। जिस दिन उसकी ड्यू डेट होगी उसमें 3 दिन और जोड़ दो, तब आएगी असली ड्यू डेट। एक्सेप्ट इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ बिल एट साइट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बिल एट साइट। कृपया करके इस एक्सेप्ट पे ध्यान ना दे, बालक ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बालक बालिका जो भी है। तो यहां पे एक्सेप्ट इवल एक्सेप्ट है इन केस ऑफ बिल एट साइट। अगर बिल एट साइट होता है तो उस सिचुएशन में, हाँ बताओ, हंस रहे हैं बैठे हुए, क्या कह रहे हो, यहीं बैठी है वो, हाँ अच्छा छोड़ो नाम नहीं लेते, हाँ आगे फेमस हो जाओगे वरना आप मैराथन की तरफ से। कोई बात नहीं, सेशन के एंड में नाम लिया जाएगा। हाँ, ट्रांजैक्शंस इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप ट्रांजैक्शन देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होती है। नहीं, कॉल यू बैक लेटर। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को माल बेचा, किसने, ए ने बी को। सोल्ड गुड्स टू बी, उधार। यहां जो ए है ये क्या है, सेलर, बी कौन है, बायर। सिंपल लैंग्वेज में बी माल खरीद रहा है, ये पेमेंट करेगा किसको, ए को। तो ए कौन है, डेटर, किसके लिए, बी के लिए। बी कौन है, उल्टा नहीं लिख दिया, ए के लिए जो बी है, नहीं सही लिखा है, वो डेटर है, और जो बी है, बी के लिए ए क्रेडिटर है। अगर आपके पास नोट्स हो तो बता रहा हूं, तबाही मचा देना, मतलब सही कर लेना, ठीक है। बी के लिए ए क्या है, क्रेडिटर, और ए के लिए बी क्या है, डेटर। तो यहां पे ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा माल बेचने के बाद। जब ए बी के ऊपर एक बिल लिखेगा तो उस केस में बी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट, बी एक्सेप्ट्स द बिल। जब बी बिल को एक्सेप्ट करेगा तो ए बन जाएगा ड्रॉअर, क्योंकि इसने क्या लिखा था, बिल। तो ये कौन है, ड्रॉ करने वाला। बी कौन है, बिल को एक्सेप्ट करने वाला, तो ये क्या बन जाएगा, ड्रॉई। ए के लिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है बिल्स रिसीवेबल। ए के लिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है बिल्स रिसीवेबल, और बी के लिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है ब्लड प्रेशर, मतलब बिल्स पेबल, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इस केस में बिल्स पेबल बी के लिए एक लायबिलिटी है, और बिल्स रिसीवेबल ए के लिए एक एसेट। ये आपकी ट्रांजैक्शन होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। अब निकालते हैं हम डेट, कौन सी डेट, मैच्योरिटी की। मान लो आपने माल बेचा, डेट ऑफ सेल दे रखी है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22 को माल बेचा। डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस 10 अप्रैल 2022, बिल कब एक्सेप्ट हुआ, 10 अप्रैल 2022 को। ड्यूरेशन ऑफ द बिल, मान लो आपको ड्यूरेशन ऑफ द बिल दे रखी है 3 महीने केस 1 में, और 105 दिन केस 2 में। तो इन दोनों केसेस में अलग अलग कैलकुलेशन होगी। जब आपको मंथली का केस दिया हो तो उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी मंथ के हिसाब से, लेकिन डेज में पूरे पूरे दिन गिने जाएंगे, महीने में जितने दिन होते हैं। तो बिल कब एक्सेप्ट हुआ, 10 अप्रैल 2022। तो यहां देखो पहला केस 10 अप्रैल 2022 से लेके 3 महीने का बिल था, 3 महीने को पूरा करते हैं। 10 अप्रैल से 10 मई, 10 मई से 10 जून, 10 जून से 10 जुलाई। मैंने आपको बताया था ड्यू डेट निकालने के लिए 3 दिन ग्रेस ऑफ डेज जोड़े जाएंगे। तो 10 जुलाई में 3 दिन और जोड़ दो, 10 और 3 13 जुलाई विल बी द ड्यू डेट। ये था आपका मैच्योरिटी डेट। उसके बाद केस 2 पे आते हैं। केस 2 में डेट ऑफ बिल तो सेम ही है 10 अप्रैल 2022, लेकिन आपको 105 दिन जोड़ने हैं, 105 दिन आपको जोड़ने हैं। मुझे बताओ अप्रैल के महीने में और कितने दिन बचे हैं, अप्रैल के महीने में और कितने दिन बचे हैं, 20 दिन। आपके पास टोटल डेज कितने हैं, 105। टोटल 105 में अप्रैल का महीना पूरा निकल जाएगा, तो अप्रैल के 20 दिन जोड़ दो, तो अप्रैल पूरा महीना निकल गया। तो यहां से 20 दिन हो जाएंगे माइनस, 105 में से 20 दिन निकल गए, कितने बचे, 85। अब 85 में अगला महीना मई का है,
अगला महीना में है, में MAY में कितने दिन का होता है? 31, 31। आपके पास कितने दिन बचे हुए थे? 85। 85 में से मई का 31 दिन का महीना पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। निकाल दो। निकालने के बाद कितना बचा? 54। मई के बाद अगला महीना कौन सा आता है? जून, 30 दिन का होता है। आपके पास कितने दिन पेंडिंग है? 54। 54 में जून का महीना पूरा निकल जाएगा, 30 दिन। 30 दिन जून का महीना निकाल दिया, कितने दिन बचे? 24। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। रुक जाओ, आपके पास दिन कितने बचे हैं? 24। आंसर आएगा 24 जुलाई। इसमें जोड़ेंगे 3 दिन ग्रेस के, 24 + 3 27 जुलाई 2022 इज द आंसर। तो ये कैलकुलेशन थी आपकी डेज के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। नेशनल हॉलिडे, अगर आपको नेशनल हॉलिडे दी हो, यानी कि राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं छुट्टी को? अरे हॉलिडे को क्या बोलते हैं? दिवस नहीं बोलते, अवकाश। हाँ ये है, जबरदस्त। हाँ तो भाई साहब ने बताया अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश अगर होगा तो उस केस में जिस डेट पे ड्यू डेट पड़ रही होगी, मान लो कितने दिन होते हैं साल में? 3 ही दिन होते हैं जहां पे आपके नेशनल हॉलिडे होती है। वो 3 दिन कौन से हैं? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। ये आपकी 3 नेशनल हॉलिडे हैं। तो नेशनल हॉलिडे पे अगर ड्यू डेट पड़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उस दिन छुट्टी है, तो उससे एक दिन पहले वो ड्यू डेट मान ली जाएगी। यानी कि ड्यू डेट विल बी द प्रीसीडिंग डे, जिसको बोलते हैं प्रीवियस। प्रीवियस, मैं प्रीवियस ईयर लिख रहा था, प्रीवियस ईयर मत लिखना, हाँ प्रीवियस खाली, ठीक है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। अब आते हैं इमरजेंसी हॉलिडे पे। इमरजेंसी हॉलिडे सरकार ने घोषित कर दी उसी दिन कि कल छुट्टी, कल भारत बंद। तो वो जो भारत बंद हुआ है, हमें क्या पता था भारत बंद होगा, तो उससे अगले दिन ड्यू डेट ली जाएगी। डेट ऑफ द बिल विल बी द नेक्स्ट डे। अजम्पशन, अब देखते हैं अजम्पशन क्या चल रही है। अजम्पशन क्या चल रही है? अच्छा, यहां पे पेमेंट विल बी मेड बाय द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। अच्छा, तो अब जो मैं आपको केसेस कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितने टॉपिक है, टोटल 6। इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद इसमें 6 और टॉपिक्स हैं। टोटल टॉपिक 7 है इंसॉल्वेंसी मिला के। इंपॉर्टेंट नोट्स आपके हो चुके। अब हमें करनी है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन हमने कर ली। इसके बाद डिसऑनर से पहले मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा जिसमें बिल हो जाएगा ऑनर। तो अजम्पशन क्या है कि बिल ऑनर हो चुका है, यानी कि पेमेंट बिल्कुल टाइम पे हो चुकी है। तो देखते हैं एंट्रीज क्या क्या पास होती हैं आपकी बुक्स में। यस तो यहां पे टोटल 4 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, अगर ड्रॉई बिल अपने पास रिटेन करता है, यानी कि बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी। दूसरी सिचुएशन, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी कि आपको पेमेंट की जरूरत जल्दी पड़ गई, तो बैंक से पेमेंट लेके आपने बिल बैंक को दे दिया। अब बैंक पेमेंट रिसीव करेगा ड्रॉई से। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आपने ट्रांसफर मार दिया किसी और क्रेडिटर को, जिसको एंडोर्सी कहते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर की बुक्स में देखते हैं क्या एंट्री पास होगी। पहली एंट्री, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उधार माल बिकेगा तो एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में आएगी ड्रॉई डेबिट। क्यों, कौन है ये? डेटर। ड्रॉई डेबिट टू सेल्स, इनकम पैदा हो गई, डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद बिल ड्रॉन एंड रिसीव्ड, अगर बिल ड्रॉ हो जाए और सामने वाली पार्टी रिसीव कर ले तो ये जो डेटर आपने पैदा किया था ये क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा और डेबिट में आएगी एक नई एसेट जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। ये थी आपकी दूसरी एंट्री, ये थी आपकी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री पे आते हैं, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल की पेमेंट हो रही है। जब बिल ऑनर हो जाएगा ड्यू डेट पे और आपने बिल रिटेन किया होगा तो पेमेंट की जो एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ऊपर जो बिल्स रिसीवेबल पैदा किया था आपने वो यहां क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा और आपके पास पेमेंट आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर सिचुएशन 2 अराइज होती है, यानी कि आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, तो बिल बैंक से डिस्काउंट कराने की जो एंट्री होती है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट,
जितना पैसा आपको बैंक से मिल गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितना बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, टू बिल्स रिसीवेबल। सिंपल लैंग्वेज में अगर 1000 रुपए का बिल था और बैंक ने आपको 980 रुपए दे दिए, इसका मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट है तो 980 रुपए हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में आएगा 20 रुपए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो डिस्काउंट है ये उस डेट से निकाला जाता है जिस डेट को आपने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया और जिस डेट को बिल की पेमेंट की ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट तक किससे, बैंक को डिस्काउंट कराने की डेट से ड्यू डेट तक आपकी कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की। पेमेंट की डेट पे जब ड्रॉई पेमेंट करेगा बैंक को तो ड्रॉअर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, यानी कि ड्यू डेट पे नो एंट्री। सिचुएशन 3, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। यहां पे ड्रॉअर ने बिल एंडोर्स कर दिया, किसके फेवर में, किसी एंडोर्सी के फेवर में, तो एंडोर्सी हो जाएगा डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये वो क्रेडिटर था जिसको पेमेंट ड्यू थी। आपने ड्रॉई का जो बिल है, जो बिल्स रिसीवेबल एसेट है, वो एसेट दे दी किसको, इसको। तो यहां पे आपकी एंडोर्सी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और बिल्स रिसीवेबल आपके हाथ से चला जाएगा। तो एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आगे चौथी सिचुएशन में बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। यहां पे बिल बैंक में तो भेज दिया जाता है लेकिन आपके पास पेमेंट नहीं आ रही है, तो इस सिचुएशन में एंट्री आएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होकर खत्म होगा लेकिन बैंक डेबिट नहीं होगा। क्यों, पेमेंट ही नहीं आई, पेमेंट ड्यू डेट पे आएगी। आपने मात्र इंस्ट्रक्शन दी है बैंक को, पेमेंट थोड़ी कलेक्ट करी है, तो बिल फॉर कलेक्शन डेबिट होगा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। और जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट और ऊपर बिल फॉर कलेक्शन जो आपने डेबिट करके पैदा किया था वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। ये थी आपकी चारों केसेस में ऑनर होने की एंट्री। अब आते हैं ड्रॉई की बुक्स में। ड्रॉई की बुक्स में देखते हैं क्या एंट्री पास होंगी। ड्रॉई क्योंकि डेटर होता है या फिर बायर होता है तो ये इसके सबसे पहली एंट्री होगी माल खरीदने की। ये आपके ड्रॉअर से माल खरीदेगा तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है, क्रेडिटर, जिससे आपने माल खरीदा इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया। अब जब आप बिल एक्सेप्ट कर लोगे, उसका लिखा हुआ बिल आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके पास एक लायबिलिटी पैदा होगी बिल्स पेबल, और जो ड्रॉअर के नाम से लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ऊपर जो आपने लायबिलिटी पैदा करी वो यहां डेबिट होकर खत्म होगी। ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक न्यू लायबिलिटी पैदा हो जाएगी। पेमेंट की डेट पे एक ही एंट्री आएगी चाहे कोई सा भी केस हो। इसको क्या फर्क पड़ रहा है, इसको क्या करनी है, पेमेंट किसी को भी करे, चाहे वो ड्रॉअर को करे, बैंक को करे, हाँ फलाने ढिम के राक्षस को पेमेंट करे या किसी जानवर को करे, इसको क्या मतलब, ये बस पेमेंट की एंट्री करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नमस्ते, ये थी आपकी एंट्री। डिस्काउंटेड विद द बैंक में ये नो एंट्री क्यों लिखी है, ने किसने कह दिया, अरे वो तो पेमेंट करेगा ही ना। हाँ अच्छा ये कह रहे हो आप, नहीं सही कह रही है लड़की। दोस्तों मैं बता दूं, जब बिल डिस्काउंट होता है तो ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती, ठीक है, लेकिन पेमेंट की डेट पे सेम एंट्री आएगी। अब आते हैं अगली क्लास पे, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट सेशन, डिसऑनर ऑफ बिल। तो वो थी आपकी ऑनर वाली एंट्री। अब आते हैं डिसऑनर की एंट्री पे। डिसऑनर की एंट्री में कुछ बातें मैं आपको बता दूं, खास बातें ध्यान रखने वाली। तो पहला पॉइंट इसमें है सेम एंट्री, हाँ वो तो पेन नहीं चल रहा, सेम एंट्री फॉर डिसऑनर विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इन ऑल सिचुएशंस। वो कह रहा है डिसऑनर कोई सा भी हो, चाहे बिल बैंक के पास था, एंडोर्सी के पास था, रिटेन किया था या कलेक्शन के लिए बैंक भेजा था, डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में सेम आएगी, बिल्कुल सेम। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई will be debited in all situations when the bill is dishonored, thereby making him a debtor again। देखो कितनी जबरदस्त बात लिखी है। वो कह रहा है डिसऑनर हो गया, अब ड्रॉअर क्या करेगा, कुछ नहीं, एक तो पक्का डेबिट करेगा, कौन, ड्रॉई। ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, डेटर बन के पैदा हो जाएगा, चाहे केस कोई सा भी हो। इन केस ऑफ डिसऑनर, पार्टी who has the bill gets it noted by the notary public and has to pay the same charges called noting charges। वो कह रहा है
बिल जिसके हाथ में होगा नोटिंग चार्ज वही पे करेगा। डायलॉग छाप लो, बिल जिसके पास होगा नोटिंग चार्ज वही पे करेगा। बस बात खत्म। आगे बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई की बुक्स में क्योंकि एक ही एंट्री होनी है तो लिख लो। ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई डेबिट होना था, लेकिन ड्रॉई की बुक्स में एक ही पार्टी क्रेडिट होगी, क्रेडिटर फिर से पैदा हो जाएंगे ड्रॉअर। तो एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल कैंसिल हो गया। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, सर नोटिंग चार्ज इसकी बुक्स में क्यों डेबिट हुए? पेमेंट थोड़ी करी है इसने, नहीं करी, लेकिन पेमेंट तो यही करेगा बाद में अल्टीमेटली। पेमेंट किसी ने भी करी हो, वसूले किससे जाएंगे अल्टीमेटली? ड्रॉई से। तो ड्रॉई के हाथ में क्या पैदा होगा? नोटिंग चार्ज एक्सपेंस। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा ड्रॉअर अकाउंट में, ड्रॉअर्स अकाउंट, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। ये थी आपकी डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में, एक ही एंट्री आएगी चार सारी सिचुएशंस में। अब आते हैं बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी इन केस ऑफ डिसऑनर? इन केस ऑफ डिसऑनर यानी कि डिसऑनर के केस में ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? केस ए, व्हेन द बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड। वो बोल रहा है अगर बिल रिटेन किया गया था मैच्योरिटी तक और बिल किसके पास था? ड्रॉअर के पास। तो जब बिल इसी के पास था तो बिल इसके पास था, मतलब बिल रिसीवेबल डेबिट साइड में पड़ा हुआ था। जब बिल कैंसिल होगा तो वो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, और क्योंकि बिल इसके पास है नोटिंग चार्ज भी यही पे करेगा। एंट्री वसूलेगा किससे? नोटिंग चार्ज ड्रॉई से। तो एंट्री में आएगा ड्रॉई हमेशा डेबिट। अब इससे क्या क्या अमाउंट वसूलना है आपको? बिल और नोटिंग चार्ज। तो टोटल अमाउंट से ये डेबिट होगा। टू बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया बिल, और टू कैश या फिर बैंक नोटिंग चार्जेस की पेमेंट। ये आएगी एंट्री आपकी बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में। अब देखते हैं दूसरा डिसऑनर का केस, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड इट गेट्स डिसऑनर्ड। आपको याद होगा जब आपने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था तो आपने बैंक से ऑलरेडी पेमेंट ले ली थी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, ले ली पेमेंट बैंक से। हाँ, बिल हो गया डिसऑनर। अब बैंक किससे लेगा पेमेंट? हमसे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि बिल बैंक के पास था तो नोटिंग चार्ज भी किसने पे किए होंगे? बैंक ने। और बैंक नोटिंग चार्ज किससे लेगा? आपसे। आप किससे लोगे? ड्रॉई से। ड्रॉई डेबिट होगा नोटिंग चार्ज मिला के, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। ड्रॉई हमेशा डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट नहीं, ड्रॉई हमेशा डेबिट। किसकी बुक्स में? ड्रॉअर की बुक्स में, डिसऑनर के केस में। और टू बैंक को पेमेंट करनी पड़ रही है आपको, तो इसमें सिंगल है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट फालतू नहीं है। ड्रॉई डेबिट टू बैंक, नमस्ते। तीसरा केस, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर। ड्रॉई तो डेबिट होना ही है, बिल किसके पास था? एंडोर्सी के पास। नोटिंग चार्ज किसने पे करे? उसने। वो किससे लेगा? आपसे। हम किससे लेंगे? ड्रॉई से। तो ड्रॉई हमेशा डेबिट, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। अब हमारी बुक्स में वो जो एंडोर्सी है वो फिर से क्रेडिटर बनके पैदा हो जाएगा। तो टू एंडोर्सीज अकाउंट, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। बिल आपने बैंक में भेज दिया था कलेक्शन के लिए, बिल किसके पास है? बैंक के पास। नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा? बैंक नहीं पे करेगा। हाँ, ऐसे कैसे? बिल तो बैंक के पास है। आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि बिल की पेमेंट ना कलेक्ट कर ले। क्या बिल बैंक के पास जो गया था बैंक ने पेमेंट चुका दी थी बिल की आपको? ना, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। पेमेंट आती और बैंक आपको ट्रांसफर मार देता, सिंपल। लेकिन आप, क्योंकि वो जिम्मेदारी बैंक की नहीं थी तो बैंक कहाँ बात के बीच में पड़ेगा, वो बिल आपको मुंह पे फेंक के मारेगा। हाँ, अपने आप संभाल। मजाक कर रहा हूं, रियलिटी में भी ऐसे होता है। भले ही बिल बैंक के पास था लेकिन अब वो बिल आपको वापस कर देगा यार, हमें क्या मतलब। तो ऐसे में बिल की जो डिस्काउंट की, जो नोटिंग चार्जेस की पेमेंट है वो ड्रॉअर को खुद चुकानी पड़ेगी। तो ड्रॉई डेबिट हमेशा डेबिट, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ऊपर आपने डेबिट किया था, और टू कैश अकाउंट में आएगा नोटिंग चार्ज। ये आएगी चारों केस में डिसऑनर की एंट्री। अगला आपका केस है रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो जुबान लड़खड़ा गई। रिन्यूअल ऑफ अ बिल आपका टॉपिक है। रिन्यूअल का मतलब होता है जब ड्रॉई मान ले कि भाई साहब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी ड्यू डेट आने वाली है, 10 दिन पहले बता दिया उसने फोन करके, हेलो ड्रॉअर सॉरी यार 10 दिन बाद पैसे नहीं होंगे तेरे।
कहने लगा है ऐसे कैसे नहीं होंगे, देख जेन्युइनली बता रहा हूँ पैसे है ही नहीं, बता क्या करूँ अब। एक काम कर, 10,000 का बिल है, 2,000 ले ले अभी, बाकी का पुराना बिल कैंसिल करके नया लिख दे। बोला है ऐसे कैसे, हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, तू इंटरेस्ट ले ले, चाहे उसका पेनल्टी ले ले, कुछ तो ले, लेकिन मुझे माफ कर दे भी, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 3 महीने बाद होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बायर यानी कि ड्रॉई की रिक्वेस्ट पे ड्रॉअर पुराना बिल कैंसिल करके कुछ पार्ट पेमेंट कैश में लेता है और बाकी बिल इंटरेस्ट लगा के नया बिल लिख देता है, और वो बिल ड्रॉई दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है और ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट करता है। इसको बोलते हैं आपका रिन्यूअल ऑफ अ बिल। Sometimes when the drawee is not in a position to pay the amount of bill on maturity, then he can request the drawer to cancel the old bill and write a new bill after charging interest. ठीक है, आगे। In this situation, drawer may accept some part payment. वो कह रहा है कुछ पेमेंट वो पार्ट में एक्सेप्ट कर लेगा in cash and write the bill for the balance amount. बाकी 8,000 रुपए के लिए वो बिल लिख देगा। एंट्रीज फॉर कैंसिलिंग द बिल आर सेम एज इन केस ऑफ डिसऑनर। जो डिसऑनर की एंट्री होती है वही आपकी कैंसिल करने की एंट्री होती है, एक्सेप्ट फॉर नोटिंग चार्जेस विच इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों इसमें नोटिंग चार्ज इंक्लूड नहीं किया जाता? नोटिंग चार्जेस सामने तभी आते हैं जब बिल डिसऑनर होता है और नोटरी पब्लिक से वो नोटिंग चार्जेस का स्टैंप लगवाया जाता है। अब तो उसने खुद ही फोन कर दिया भाई साहब पेमेंट नहीं कर पा रहा मैं, तो कहें बात के नोटिंग चार्ज। जनरल एंट्री, ड्रॉअर की बुक्स में बिल कैंसिल करने की एंट्री, when the old bill is cancelled, सेम एंट्री है भाई साहब, ड्रॉई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और इसकी बुक्स में बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉअर, यही डिसऑनर वाली। जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री में आपको बता दूं, इंटरेस्ट ड्रॉअर के लिए एक इनकम होता है, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और वो इनकम आप किससे रिसीव कर रहे हो? ड्रॉई से। तो एंट्री में आएगा ड्रॉई को डेटर दोबारा बना के डेबिट किया जाएगा, ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? एक एक्सपेंस, तो इसीलिए इंटरेस्ट डेबिट साइड में पैदा होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, यानी कि इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसको इंटरेस्ट की पेमेंट के साथ ड्रॉअर की पेमेंट चुकानी है। आगे, व्हेन द न्यू बिल इज रिटन विद द बैलेंस अमाउंट, वो कह रहा है नया बिल लिख दिया बैलेंस अमाउंट से। तो मान लो जो बिल था कितने का था? 5,000 का, 5,000 में उसने 1,000 रुपए की पेमेंट कर दी इंटरेस्ट मिला के, तो इंटरेस्ट की पेमेंट के साथ इसको पेमेंट मिल गई 1,150। नया बिल लिख दिया 4,000 का और टू ड्रॉई 5,150, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखवाया था। और यहां पे पेमेंट आ जाएगी ड्रॉअर डेबिट 5,150 टू बैंक 150 1,150, हाँ बताओ, और फिर टू बिल्स पेबल 4,000, ये आएगी एंट्री। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हाँ, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का मतलब है बुक्स ऑफ ड्रॉअर और बुक्स ऑफ ड्रॉई के केस में जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्रॉई, तो उस केस में फिर से बिल कैंसिल होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो डिसऑनर की एंट्री दोबारा आएंगी। तो ड्रॉअर की बुक्स में डिसऑनर होने की एंट्री आप जानते हो क्या होती है? ड्रॉई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल आपने रिटेन किया था मैच्योरिटी तक। ड्रॉई डेबिट टू बैंक, अगर वो डिस्काउंट कराया था आपने बैंक से, डिस्काउंटेड। ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी, अगर बिल का एंडोर्समेंट हुआ था तो। और ड्रॉई डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, अगर बिल आपने बैंक में भेज दिया था कलेक्शन के लिए। तो ये डिसऑनर की एंट्री के सारे केसेस पॉसिबली आ सकते हैं। ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर की एक ही एंट्री होती है चारों सिचुएशन में, बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉअर। अब क्योंकि ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया है तो ड्रॉअर को सारी पेमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि उसको सारी पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसको जो पेमेंट मिलेगी उससे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि रिकवर्ड, और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट नॉट रिकवर्ड। और टू ड्रॉई, टोटल अमाउंट जो उस पर ड्यू था, इसकी एंट्री में आएगा ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉअर डेबिट टोटल अमाउंट से टू बैंक जो उसने पे कर दिया, और टू डेफिशिएंसी यानी कि कमी जो ये पे नहीं कर पाया, ये इसकी इनकम है। ठीक है,
तो ये थी आपकी एंट्रीज ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में। तो अगला टॉपिक है आपका जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक। यूजुअली बैंक की बुक्स में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री होती है जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है। आपने देखा होगा जब ड्रॉअर बैंक से बिल डिस्काउंट कराता है तो बैंक उसको पेमेंट थोड़ी कम करता है, यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के, और बैंक के पास क्या आ जाता है, एक बिल। तो बैंक के लिए वो बिल क्या है, एसेट। और उससे आप क्या कर रहे हो, अपने क्लाइंट का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर रहे हो, उसके अकाउंट में बैलेंस डाल रहे हो उससे एक एसेट लेके, ठीक है। और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस आप उसके ऊपर लगा रहे हो एज अ बैंक, वो चार्जेस बैंक के लिए क्या है, इनकम। तो एंट्री आएगी बिल डिस्काउंट कराने की, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, ये एसेट बैंक के पास आ गई। मान लो 1000 रुपए का आपका बिल बैंक के पास आ गया। टू कस्टमर्स करेंट अकाउंट, उसका जो करेंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लो 980 रुपए आपने उसको पे कर दिए, और जो 20 रुपए आपने चार्ज काटा वो आपके लिए इनकम है। तो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस या फिर डिस्काउंटिंग ऑन बिल, ये आपकी 20 रुपए की इनकम यहां पे क्रेडिट हो जाएगी। आगे, व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और जब ड्रॉई बिल की पेमेंट ड्यू डेट पे कर देगा, किसको, बैंक को, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक के पास कैश आएगा। और टू बिल डिस्काउंटेड, वो जो बिल डिस्काउंटेड आपने डेबिट किया था वो यहां क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, एसेट। अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, तो आप अपने कस्टमर से पैसा वसूलोगे, उसका अकाउंट डेबिट कर दोगे। एंट्री आएगी कस्टमर्स करेंट अकाउंट डेबिट, कितना, मान लो 10 रुपए का नोटिंग चार्ज है, तो आप उससे 1010 रुपए वसूलोगे। टू बिल डिस्काउंटेड कितने का था, 1000, और आपने डिस्काउंटिंग चार्ज पे किया होगा टू कैश 10। सर क्यों पे किया होगा, क्योंकि बिल आपके पास था बैंक के पास। अगला टॉपिक है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल अंडर रीबेट। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब बिल बुढ़ा हो गया 60 साल का, जी नहीं। यहां पे बिल रिटायर होने का मतलब यह है कि बिल की पेमेंट अर्ली डेट पे हो गई, पहले ही हो गई, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गई। तो इस सिचुएशन में समटाइम्स ड्रॉई वांट्स टू मेक द पेमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। वो कह रहा है, ड्रॉई पागल हो जाता है, कह रहा मेरे पास पैसा बहुत है, आज ही पेमेंट करूंगा इसकी। हाँ, इन ऑर्डर टू पे द बिल बिफोर द मैच्योरिटी ही आस्क्ड ड्रॉअर फॉर सम डिस्काउंट टू बी अलाउड फॉर द अर्ली पेमेंट। वो क्या कहता है, पेमेंट आज ही ले लेकिन पैसे कम दूंगा डिस्काउंट लेके, विच इज कॉल्ड रीबेट फॉर ड्रॉअर। ड्रॉअर के लिए जो रीबेट होती है, रीबेट एक लॉस होता है क्योंकि ड्रॉअर को पेमेंट कम मिलेगी, एंड फॉर ड्रॉई रीबेट इज अ गेन, क्योंकि उसको पेमेंट कम करनी पड़ेगी। तो यहां पे ड्रॉअर के लिए लॉस, ड्रॉई के लिए गेन। एग्जाम्पल, सी ड्रॉस अ बिल है, हाँ ठीक है, सी ड्रॉस अ बिल ऑन एम फॉर 24,000 ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 3 मंथ्स। सी ने एम के ऊपर बिल लिखा 24,000 का 3 महीने के लिए, 1 जुलाई 2022 को, एंड रिटर्न इट टू सी, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया सी को। एम इज रिक्वेस्टिंग सी टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑन 1 अगस्त 2022। दोस्तों ध्यान देना, बिल लिखा था 1 जुलाई को, अगर मैं 1 जुलाई से काउंट करता हूं 3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर प्लस 3 दिन, 4 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट आ रही है, 4 अक्टूबर ड्यू डेट आ रही है। आप पेमेंट कब करने को बोल रहे हो, 1 अगस्त को, यानी कि अक्टूबर और सितंबर से पहले 1 अगस्त आ रहा है, तो 2 महीने पहले पेमेंट हो रही है, ठीक है। 2 महीने पहले ही आप पेमेंट कर रहे हो बिल की डेट से। सी एग्रीड एंड अलाउड हिम रिबेट ऑफ 10% पर एनम। वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने पहले कर दो पेमेंट, मैं आपको 10% पर एनम का डिस्काउंट दूंगा। ये पर एनम है, पर एनम का मतलब पूरे साल। कितने महीने पहले पेमेंट कर रहे हो आप, 2 महीने पहले, तो डिस्काउंट कितने महीने का लगेगा, 2 महीने का। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, ऐसे, रिबेट इज इक्वल टू 24,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। तो ये कितना आएगा, 0 0 0 0। 2400 डिवाइड बाय 12, 200 इंटू 2, 400। 400 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है।
तो 400 रुपए का रिबेट की एंट्री कैसे आएगी देखते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सी, जो ड्रॉर है, ड्रॉर की बुक्स में बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एम 24,000 उसके में एक्सेप्ट करने की एंट्री सी डेबिट टू बिल्स पेबल 24,000। अब जब इसको पेमेंट मिलेगी, कब मिलेगी? 1 अगस्त को। बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसको 400 रुपए कम मिलेंगे, ऊपर निकाला था हमने 400 रुपए का अमाउंट। और रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट क्या है इसके लिए? एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा? डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल चला गया 24,000 का, ये पेमेंट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक 23,600 और टू रिबेट, इसके लिए बिल रिबेट क्या है? इनकम, इसलिए क्या हो जाएगी? क्रेडिट 400। तो ये थी आपकी रिटायरमेंट अंडर रिबेट। अगला इलिस्ट्रेशन 3 आपको कर लेनी है, इलिस्ट्रेशन 3, उसके बाद इलिस्ट्रेशन 4। ठीक है, इलिस्ट्रेशन आपको सारी करनी है। क्या है? हाँ पता मुझे, मैंने पता नहीं क्या कह रही है। टाइप्स ऑफ बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल्स दोस्तों, 2 टाइप के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल का मतलब जो नॉर्मली गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सेल करने के लिए के केस में बिल प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। इज ड्रॉन टू सेटल द ट्रेड ट्रांजैक्शंस, दैट इज ट्रेड ट्रांजैक्शंस इंक्लूड सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो जो भी आप माल बेचोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, उस केस में जो भी सेल परचेज होगी, उसके लिए जो बिल लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल का मतलब दीज बिल्स आर ड्रॉन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बिल लिखा जाता है। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने डिस्काउंट, ए ने डिस्काउंट करा लिया, बी ने ए के ऊपर बिल लिखा, बी ने डिस्काउंट करा लिया, और उन्होंने पेमेंट इस्तेमाल करके कमा के बाद में बैंक को पेमेंट कर दी, नमस्ते, हो गया काम। देयर इज एक्चुअली नो ट्रेड ट्रांजैक्शन, बीच में कोई माल की लेन देन नहीं है। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर टी इज इन नीड ऑफ मनी, अगर टी को मनी की नीड है, देन ही कैन आस्क हिज फ्रेंड टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू मिस्टर पी। तो वो पी को कह सकता है, सुन पी, बिल एक्सेप्ट कर ले, मैं बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा, बाद में पेमेंट कर दूंगा, चिंता मत करियो। तो ये होता है म्यूचुअल बेनिफिट। तो अब क्या होगा इसमें? नाउ मिस्टर टी कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक टू रिसीव मनी इंस्टेंटली। तो जो टी है जिसने बिल लिखा है, वो बैंक से बिल डिस्काउंट करा सकता है पैसा रिसीव करने के लिए। द मनी कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग बोथ द पार्टीज, ये भी हो सकता है कि दोनों का बेनिफिट हो, तो फिर टी और जो पी है वो आपस में बिल का अमाउंट शेयर कर ले, डिस्काउंटेड अमाउंट का। ऑन द ड्यू डेट मिस्टर पी विल मेक पेमेंट टू द बैंक, बाद में क्या होगा? जो मिस्टर पी है जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, बाद में वो बैंक को पेमेंट कर देगा बाय रिसीविंग द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम मिस्टर टी। सर पी क्यों पेमेंट करेगा बैंक को? अरे चिंता मत करो, अपनी जेब से नहीं दे रहा वो, ओरिजिनल पेमेंट तो टी उसको करेगा ना, और फिर वो बैंक को पे करेगा, अदरवाइज थोड़ी पे कर पाएगा। और जस्ट हिज शेयर, तो उस केस में अगर पी के पास अमाउंट रिसीव हुआ था पहला, यानी कि बीच में शेयर हुआ था, तो टी अपना हिस्सा दे देगा, ले भाई तू अपना हिस्सा मिला के बैंक को दे दियो। तो ये था आपका म्यूचुअल अकोमोडेशन, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो बिल लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल्स। लेकिन दोस्तों जेल जाना है तो लिख लेना अकोमोडेशन बिल। सर जेल क्यों जाना है मतलब? अरे लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज सच बिल्स एज लीगल, गैर कानूनी है ये, पाप है एकदम सरासर बेईमानी। आगे प्रोपोर्शनेट डिस्काउंटिंग चार्जेस, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आप ग्रुप 2 में पढ़ोगे। जब ग्रुप 2 में आप आओगे, किस से पढ़ोगे? अपन से ही। हाँ, ग्रुप 2 में कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी, सन्नाटे को चीरता हुआ चैप्टर है एकदम। अलग से ही बैलेंस शीट बनती है बैंक की, अलग से ही पीएनएल होता है बैंक का, अलग से नोट्स टू अकाउंट्स होता है बैंक के। बैंकिंग के रूल्स एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स अलग होते हैं, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग होते हैं। सारी चीजें प्रिपेयर उसके हिसाब से होती हैं। उस पे कंपनीज एक्ट 2013 का कोई कानून अप्लाई नहीं होता, होता है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होते। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्यों बता रहा था, यहां पे जो प्रोपोर्शनल डिस्काउंटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है। आपने ऊपर एंट्री देखी थी बैंक की बुक्स में, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, बैंक ने जो डिस्काउंटिंग चार्ज अर्न किए थे वो उसने क्रेडिट करके पैदा कर दिए थे। व्हेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन अ डेट ऑफ मंथ,
विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कैन बी डन बाय द बैंक इजीली। वो कह रहा है मान लो ये 1 साल का पीरियड है, ये 1 साल का पीरियड है, इस डेट पे बिल डिस्काउंट कराया गया, इसकी मेच्योरिटी डेट यहां पे पड़ रही है, मजा आ गया, बैंक अपना पैसा कमा लेगा। लेकिन दोस्तों अगर बिल डिस्काउंट कराया गया 1 मार्च को और बिल की जो ड्यू डेट पड़ रही है वो पड़ रही है मान लो 30 जून को 2023, ठीक है, 1 मार्च 2023 को बिल डिस्काउंट कराया और 31 मार्च 23 को साल खत्म हो रहा है, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये 4 महीने का इंटरेस्ट था जो बैंक ने रिकॉग्नाइज कर लिया इनकम के तौर पे, लेकिन बैंक की उस साल की इनकम मात्र 1 महीने की थी, तो उसको वो इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा जो अगले 3 महीने का है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो अगर 400 रुपए बैंक ने रिकॉर्ड कर रखे हैं क्रेडिट करके, तो उसको 300 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे। क्यों? 300 रुपए इस साल का है ही नहीं, अगले साल में जा रहा है वो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को पेमेंट कब मिलेगी? अगले साल पार्टी से, ड्रॉई से। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल डिस्काउंटिंग चार्ज। तो यही यहां पे लिखा है बस। बट व्हेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन अ डेट ऑफ मंथ इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, वो कह रहा है मैच्योरिटी डेट कब पड़ रही है? अगले साल। देन द बैंक विल फेस अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन बैंक क्या करेगा? प्रोपोर्शनेट डिस्काउंटिंग चार्जेस विल बी क्रेडिटेड टू द P&L बाय द बैंक। तो बैंक कितना अमाउंट क्रेडिट करेगा P&L में? प्रोपोर्शनेटली, यानी कि रेशियो के हिसाब से। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, बिल ड्रॉन ऑन 1 फरवरी, मेरे बर्थडे वाले दिन 2013, फॉर 4 मंथ्स। 1 फरवरी को बिल लिखा गया 4 महीने का। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द बैंक एट द रेट 6% पर एनम। अमाउंट ऑफ बिल वॉज 2,40,000। तो देखो 1 फरवरी को बिल लिखा है, 1 फरवरी को, फरवरी मार्च, कितने महीने का है? 4 महीने का, अप्रैल मई। ये बिल मई तक जा रहा है, लेकिन 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा। 2,40,000 का बिल है, डिस्काउंट 6% है, तो 2,40,000 का 6% 4 महीने का कितना होता है? 4,800 रुपए, 4,800। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हो गया? 4,800। फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो बैंक जो डिस्काउंटिंग चार्जेस अपने P&L में क्रेडिट करेगा, जो इनकम रिकॉग्नाइज करेगा, वो प्रोपोर्शनेटली निकलेगा। कैसे? 4,800 इंटू 2/4। कितने महीने का बिल था? 4। यहां तक कितने महीने हो रहे हैं? 2, तो 2/4 कितना आ गया? 2,400। ठीक है, ये था आपका प्रोपोर्शनेट डिस्काउंटिंग चार्जेस, यानी कि 2,400 विल बी क्रेडिटेड टू P&L बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ये था आपका प्रोपोर्शनल डिस्काउंटिंग चार्जेस। इस टॉपिक को ग्रुप 2 में दोबारा पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर ही अलग है, लेकिन उसमें एंट्रीज भी है, इसमें एंट्रीज कवर नहीं है आपके सिलेबस में। आगे चलते हैं। जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल्स। अकोमोडेशन बिल का मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल लिखना। तो यहां पे पहला केस, ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में एक साथ मैं एंट्री लिखवाऊंगा, तो आप जब बिल ड्रॉ करोगे तो एंट्री आपको पता ही है क्या होती है। ये थोड़ा स्पीड से कराऊंगा मैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और यहाँ पे ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। इसके में कोई एंट्री नहीं होगी। मैच्योरिटी पे ये बैंक को पेमेंट कर देगा, ड्रॉई डेबिट टू बैंक, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ये ड्रॉई को पेमेंट कर देगा और वो बिल की पेमेंट कर देगा बैंक को, क्योंकि बिल इसने लिखा था, बैंक से डिस्काउंट कराया था। तो ये पेमेंट कर देगा ड्रॉई को, और बैंक किससे पेमेंट लेगा? ड्रॉई से। तो ये ड्रॉई पेमेंट कर देगा बैंक को। अकोमोडेशन बिल की एंट्री थी। यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्टीज एक दूसरे पे बिल लिख देती हैं, तो आपको दोनों पैरेलली साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, ये था आपका अकोमोडेशन बिल, और चैप्टर था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सॉल्यूशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे दिए गए फोन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो बिल्कुल मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, उनसे नंबर मांग लो, कह दो कुलदीप सर से बात करनी है, बात खत्म। हाँ, मैं आऊंगा आपसे बात करने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज।